स्वागत है बच्चों आपका डे 2 में अकाउंटेंसी के। और आज हम चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। सो आज हम जानेंगे कि भाई अकाउंटिंग टर्म्स क्या होते हैं। टर्म का मतलब होता है वर्ड, शब्द, ठीक है। तो अकाउंटिंग के कुछ शब्द हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे आप जब भी कुछ भी सीखते हो तो सबसे पहले आप बेस सीखते हो, ज़मीन सीखते हो, है ना। बिना ज़मीन के तो आप उसके ऊपर घर नहीं बना सकते ना। तो इसीलिए जो ज़मीन है इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक है। मतलब अकाउंटिंग के कुछ टर्म्स हैं जो कि आपका जानना ज़रूरी है। वैसे जैसे आप CAR कार बनाते हो, ठीक है। कार एक शब्द है, लेकिन कार बनाने से पहले आपने ABCD सीखी होगी। तो आज हम ABCD सीखने वाले अकाउंटेंसी की, कि भाई अकाउंटेंसी का ABCD क्या है। यदि आपने अकाउंटेंसी का ABCD सीख लिया तो उसके बाद अकाउंटेंसी बहुत इजी हो जाएगी। जैसे आप ABCD लिखना बोलना सीख जाते हो तो फिर उसके बाद कोई भी वर्ड या सेंटेंस बनाना बहुत इजी हो जाता है आपके लिए इंग्लिश में, है ना। जैसे आपने सीख लिया ABCD सब कुछ सीख लिया तो अब आप वर्ड्स बना सकते हो, जैसे CAR कार, HOUSE हाउस। तो आप अपने आप बना सकते हो बहुत सारे वर्ड्स, है ना। ऐसे यदि एक बार आप अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स सीख गए, बेसिक अकाउंटिंग टर्म, बेसिक मतलब आधार, अकाउंटिंग के टर्म्स मतलब शब्द सीख गए तो फिर अकाउंटेंसी बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए। अकाउंटिंग करना बहुत इजी पड़ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन की। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन एक वर्ड है, ठीक है, जिसमें दो वर्ड है, दो वर्ड से मिलकर बना है बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। अब सपोज करो आपने कोई एक बिजनेस खोला, ठीक है, कोई भी एक बिजनेस खोला। अब उस बिजनेस में कुछ ना कुछ लेन देन चलेगा। क्या चलेगा? लेन देन चलेगा। किसका? पैसों का और सामान का। किसका चलेगा? पैसों का और सामान का। पैसों का और सामान का लेन देन जहाँ जहाँ होगा वहाँ आप कह सकते हो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। कहाँ कहाँ बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है? जहाँ पे पैसे और सामान का लेन देन हो, ठीक है। मतलब हर एक चीज़ बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। सपोज करो आप स्कूल में हो, ठीक है, आपने अपने दोस्त को एक पेन दे दिया क्योंकि वो लाया नहीं था, लेकिन आपके दोस्त ने बदले में पैसे नहीं दिए, तो क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? नहीं है। आपने बस हेल्प कर दी ना उसकी, ठीक है। आपने सामान तो दे दिया बट क्या पैसा आया? नहीं आया। तो लेन देन जरूरी है। ये नहीं कि सिर्फ लेन लेन हो रहा है और देन देन हो रहा है, लेन देन दोनों ज़रूरी है। पैसे जा रहे हैं तो सामान आना चाहिए, सामान जा रहा है तो पैसा आना चाहिए। क्लियर? ठीक है। तो उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो एक बार समझ लेते हैं कि भाई इनके बुक वाले भाषा में क्या कहना चाह रही है। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? इकोनॉमिक इवेंट एंटर्ड इनटू बाय टू। इकोनॉमिक इवेंट मतलब होता है घटना, कोई भी एक घटना जो कि इकोनॉमिक हो। इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थशास्त्र, जो अर्थ का मतलब होता है पैसा। क्या होता है? पैसा। तो इकोनॉमिक मतलब पैसों से जुड़ा कोई भी चीज़, ठीक है। और इवेंट मतलब घटना, तो पैसों से जुड़ी कोई भी घटना हो जहाँ पे पैसा और सामान आए। मैंने आपको शुरू में बता दिया कि भाई बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है कि इकोनॉमिक इवेंट होता है, पैसों से जुड़ा हुआ इवेंट होता है। ये नहीं आपने कोई बच्चा रो रहा है, उसको जाके आपने चुप करा दिया, तो ये भी एक इवेंट है, घटना है। लेकिन क्या ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है? नहीं, क्योंकि यहाँ पैसों की बात नहीं हुई है, ठीक है। आपने राह चलते किसी को रोड क्रॉस करा दिया, इवेंट है, लेकिन क्या इकोनॉमिक इवेंट है? नहीं है, ठीक है। नॉर्मल जनरल इवेंट है, भाई आपने कुछ कर दिया, किसी की हेल्प कर दी, वहाँ पैसों का लेन देन नहीं हुआ है, तो इकोनॉमिक इवेंट ज़रूरी है। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? इकोनॉमिक इवेंट एंटर्ड इनटू बाय टू। एक ऐसा इकोनॉमिक इवेंट जिसके अंदर दो लोगों का प्रवेश होता है। ऑब्वियस सी बात है, यदि एक बंदा कोई चीज़ ले रहा है तो बदले में कुछ दे रहा है, तो दो लोग चाहिए होंगे ना, ठीक है। तो दो लोग ज़रूरी हैं। कितने लोग ज़रूरी हैं? दो लोग ज़रूरी हैं। एक यदि कैश दे रहा है तो ये बदले में इसको गुड दे रहा होगा। गुड मतलब सामान होता है, थिंग समझ लो, ठीक है। ठीक है। तो अब सपोज करो सेम हम पेन वाला एग्जांपल लेते हैं। आपके दोस्त ने बोला कि भाई मेरे पास पेन नहीं है, तू दे दे एक, मैं तेरे को बदले में 10 रुपये दे दूंगा। मतलब परमानेंटली मांग रहा है, तो उसने पेन दे दिया आपने और आपके दोस्त ने 10 रुपये दे दिए। तो क्या ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है? हाँ, ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, क्योंकि पैसों का लेन देन हुआ है। क्लियर है? ओके। इकोनॉमिक इवेंट एंटर्ड इनटू बाय टू। दो लोग चाहिए, दो पार्टीज चाहिए। पार्टीज मतलब होता है लोग, ठीक है, पार्टी।
पार्टी में लोग हो सकता है। हम पार्टी क्यों बोलते हैं? क्योंकि पार्टीज़ के अंदर 2 लोग भी हो सकते हैं और 2 कंपनीज भी हो सकती हैं, ठीक है, फिर एक कंपनी और एक लोग हो सकता है, तो इसलिए हम पार्टीज़ बोलते हैं, लोग नहीं बोलते, पीपल नहीं बोलते, पार्टीज़ बोलते हैं। तो इकोनॉमिक इवेंट एंटर्ड इनटू बाय 2 पार्टीज दैट इनिशिएट्स द अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है, मतलब एक ऐसा इकोनॉमिक इवेंट जहाँ पर 2 लोग एंटर होते हैं और उससे क्या हो जाता है, उससे इनिशिएट हो जाता है, शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? द अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। हमने हमारे फर्स्ट वीडियो में देखा था, फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि भाई अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या एक प्रोसेस है जिसमें रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग वो सब आता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग शुरू कैसे होगा? जब 2 लोग आपस में कोई लेन देन करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही लोग इनिशिएट करते हैं, शुरू करते हैं लेन देन, तो ठीक है, जैसे ही शुरू करते हैं कुछ भी लेन देन होता है तो उससे क्या शुरू हो जाता है? इनिशिएट्स द अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग का। भाई मैं लिखूंगा ना, यदि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अब क्लास वाला एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, एक बिजनेस की बात करते हैं। यदि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा एक स्टेशनरी का शॉप है, कोई भी कस्टमर आ रहा है, ठीक है, उसने पेन खरीदा, बुक खरीदा, नोटबुक खरीदा, कुछ भी खरीदा, तो मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा। यही तो अकाउंटिंग है, यही तो अकाउंटिंग है, रिकॉर्ड करना ही तो अकाउंटिंग है। ऑफ कोर्स सर, बिल्कुल सर, अरे तो रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग है, तो इसीलिए। लेकिन रिकॉर्डिंग कब शुरू होगी? जब 2 लोग मिलेंगे, जब 2 लोग मिलेंगे, 2 लोग मिलके आपस में पैसे और सामान का एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को लेन देन होगा। तो इनिशिएट्स द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। भाई जब पैसा मिला और सामान मैंने दे दिया तब ना मैं रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है, इस आदमी ने, इसका नाम ये है, इसने इतने रुपए मुझे दिए, मैंने बदले में उसको बुक दिया, तो मैं लिखना शुरू कर दूंगा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स के बुक में। तो जितने भी मैंने बुक बना रखा है उसमें बहुत सारे लोगों का अकाउंट है, उसमें मैं लिखना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। ओके सर, कूल है सर, समझ आ गया सर। दूसरा ही टर्म है अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? अरे ये तो आप शुरू से समझ रहे हो, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का मतलब क्या है कि भाई एक जगह जहाँ आप रिकॉर्ड कर सकते हो कुछ भी। अकाउंट का मतलब होता है कोई भी जगह, किसी भी चीज़ का अकाउंट बना सकते हो आप, ठीक है। मैंने एक बुक ली, उसमें एक पन्ना निकाला, अब वो पन्ना जो है उसके ऊपर मैंने लिख दिया राजा शाह, तो ये पन्ना ही मेरा अकाउंट है, ये पन्ना ही मेरा अकाउंट है। क्यों? क्योंकि ये पन्ना एक जगह है। क्या है? जगह। अकाउंट क्या होता है? और कुछ नहीं होता, एक प्लेस होता है, एक जगह होता है जहाँ पे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अब ये पन्ना जो है, पेज जो है, उसके ऊपर मैं क्या करूँगा? रिकॉर्ड करूँगा। क्या चीज़? ट्रांजैक्शन। ये नहीं कि कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, राजा 2 बजे क्रिकेट खेल कर आया, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। ट्रांजैक्शन होनी चाहिए जहाँ पैसे हो, ठीक है। तो अकाउंट क्या होता है? अकाउंट एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, ट्रांजैक्शन, पैसों का लेन देन वाला, ठीक है। नाउ इस पन्ने में मैं अपना ट्रांजैक्शन लिखूंगा, तो 2 चीज़ें हमेशा लिखी जाती है अकाउंट में। यदि एक अकाउंट है, एक जगह है जहाँ पे मैं ट्रांजैक्शन लिख रहा हूँ, तो हमेशा 2 चीज़ लिखूंगा, डायरेक्शन और अमाउंट। अमाउंट मतलब कितने रुपए, यहाँ अमाउंट लिखते हैं हम, और यहाँ पे डायरेक्शन लिखते हैं कि भाई वो कहाँ जा रहा है, मेरे पास आ रहा है या फिर जा रहा है, मेरे पास आ रहा है या फिर जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन भी लिखते हैं। 2 चीज़ें शो करता है अकाउंट, पहला अमाउंट, दूसरा डायरेक्शन, कि भाई पैसा आ रहा है या जा रहा है, और आ रहा है तो कितना, जा रहा है तो कितना। ये 2 चीज़ें हमेशा एक अकाउंट शो करता है। क्लियर है? ओके। नाउ तीसरा टर्म है हमारा कैपिटल। और ये क्या नया चीज़ आ गया भैया, ये क्या चीज़ आ गया नया? अब देखो, कैपिटल समझने से पहले एक मस्त सी चीज़ समझो। ये है बिजनेस। ये क्या है? बिजनेस। जैसे मेरा दुकान है राजा डिजिटल सेंटर, तो दुकान मेरा अलग है और मैं अलग हूँ। ये हूँ मैं, ये है मेरा दुकान, ये हूँ मैं, ये है मेरा दुकान। मैं अलग हूँ किससे? मेरे दुकान से, ठीक है। कानून की नज़रों में मैं एक अलग आदमी हूँ, अलग आदमी हूँ, और कानून की नज़रों में मेरा बिजनेस एक अलग आदमी है। ये दोनों अलग अलग आदमी होते हैं, ये दोनों अलग अलग आदमी होते हैं, ठीक है। जैसे मेरा खुद का आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, वोटर आईडी होता है, बहुत सारे आईडी होते हैं जिससे पता चलता है ये मैं हूँ। ऐसे बिजनेस का भी बहुत सारा आईडी होता है। जैसे जीएसटी सर्टिफिकेट होता है बिजनेस के नाम का, ठीक है। उद्यम सर्टिफिकेट होता है बिजनेस के नाम का। बिजनेस के नाम का खुद का बैंक अकाउंट होता है। ऐसे ही मेरे नाम का भी खुद का बैंक अकाउंट होता है, ठीक है। मतलब बिजनेस अलग है, मैं अलग हूँ, बिजनेस अलग है और मैं अलग हूँ।
तो जब भी मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँगा तो मुझे ये नहीं समझना कि भाई वो बिज़नेस मैं हूँ, नहीं, बिज़नेस अलग आदमी है, बिज़नेस अलग आदमी है, ठीक है। और जब भी हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो किसको ध्यान में रख के करते हैं, अपने आप को हम बिज़नेस मानकर चलते हैं। हम बिज़नेस नहीं है लेकिन हम बिज़नेस के लिए चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो अब समझो, बिज़नेस अलग है और ओनर अलग है। कैपिटल क्या होता है, तो कैपिटल वो पैसा होता है जो शुरू में कोई भी ओनर बिजनेस को दे देता है, मतलब इन्वेस्टमेंट, शुरू की इन्वेस्टमेंट। सपोज करो मेरे पास 1 लाख रुपए थे, कितने थे, 1 लाख रुपए थे, तो ये 1 लाख रुपए मैंने किसको दे दिए जी, राजा डिजिटल सेंटर को दे दिए, बिजनेस को दे दिए, ठीक है। तो मेरे पास से 1 लाख रुपए चले गए कहाँ पे, इसके पास आ गए। ये जो बिजनेस के पास 1 लाख रुपए आया है, अब ये बिजनेस जो है उसको रिकॉर्ड तो करेगा ना, उसको रिकॉर्ड करेगा ना, अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा ना, क्योंकि बिजनेस अब बहुत सारा अकाउंट बनाती है सभी लोगों का, तो मेरा खुद का भी तो अकाउंट बनेगा, ओनर का भी तो अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो बिजनेस क्या करेगी, बोलेगी भाई 1 लाख रुपए मिले हैं ओनर से, किससे मिले, अकाउंट में लिख दिया 1 लाख रुपए मिल रहे हैं ओनर से। नाउ इसका जो नाम है वो रखती है कैपिटल, क्या रखती है, कैपिटल, ठीक है। तो बिजनेस की नज़रों में जो पैसा हम बिजनेस को देते हैं, ठीक है, मैंने 1 लाख रुपए बिजनेस को दिए, तो वो 1 लाख रुपए बिजनेस के लिए क्या है, कैपिटल है, क्या है, कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय ओनर। एंटरप्राइज मतलब बिजनेस कोई भी, ठीक है। अमाउंट मतलब पैसा, इन्वेस्टेड मतलब इन्वेस्ट किया है, इन एन एंटरप्राइज एक बिजनेस में, बाय ओनर जो ओनर लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये 1 लाख रुपए बिजनेस के लिए क्या है, कैपिटल है, क्या है, कैपिटल, क्योंकि उसी से बिजनेस शुरू हो रहा है, ओके। और मेरे लिए वो 1 लाख रुपए क्या है, इन्वेस्टमेंट, क्या है, इन्वेस्टमेंट। बिजनेस के लिए कैपिटल है और मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है। तो ये एक टर्मिनोलॉजी है, टर्म है कैपिटल, जो आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो कैपिटल है ज़रूरी नहीं है पैसों में ही हो सकता है मैंने 80,000 रुपया दिया कैश और 20,000 की एक गाड़ी दे दी, ठीक है। तो टोटल कैपिटल दोनों का मॉनेटरी वैल्यू काउंट करेंगे। कैश तो चलो मनी है तो 80,000 दिए, कार सपोज करो 20,000 की थी, कार का एक मॉनेटरी वैल्यू है, क्या है, 20,000, क्योंकि मैं यूज़ कर चुका हूँ भैया, ठीक है, 5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, 20,000 की चलो मैंने दे दी बिजनेस को कार, ठीक है। तो कार और 80,000 रुपये दिए मैंने, दोनों चीज़ें किसको दे दी, बिजनेस को दे दी। तो इन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, ये कैपिटल है जी, उस बिजनेस का क्या है, कैपिटल, जो शुरू में अमाउंट इन्वेस्ट होता है। क्लियर है, ओके। अब आ जाओ ड्राइंग्स पे। ओह, कभी कभी क्या होता है, मैंने 80,000 तो दे दिए, अब भाई अगले दिन ही मेरा एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। अब मेरे पास तो पैसे बचे नहीं, मैं तो सभी बिजनेस को दे दिए अपने, ठीक है। वो बिजनेस मेरा है, मतलब मान रहा हूँ बिजनेस मैंने शुरू किया, दुकान मेरी है, बट दुकान मेरे से अलग है, तो मैं तो दुकान को दे चुका हूँ ना, दुकान में रखे हुए हैं ना 80,000, तो मैं क्या करूँगा, जो दुकान में 80,000 रुपये रखे उसमें से 10,000 रुपये निकाल लूँगा। कितना निकाल लिया, 10,000 रुपये निकाल लिया। तो अब इसको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना, तो जब हम रिकॉर्ड करेंगे, जब बिजनेस इसको रिकॉर्ड करेगा तो क्या लिखेगा, वहाँ पर कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा ना, कि भाई 10,000 किस चीज़ के, तो वहाँ पर वो लिखेगा ड्राइंग, क्या लिखेगा, ड्राइंग। ड्रॉ का मतलब होता है निकालना, क्या होता है, निकालना, ठीक है। तो ड्रॉ से ड्राइंग बना है, वो वाला ड्राइंग भूल जाओ अब, जो आप बच्चे में करते थे ड्राइंग, ठीक है। अब नया ड्राइंग आ चुका है, ड्रॉ का मतलब होता है निकालना, ठीक है। तो ड्रॉ से बना दिया हमने ड्राइंग्स। तो जो भी बिजनेस हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिया कैपिटल से या अपने बिजनेस से, उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं, ठीक है। अमाउंट विदड्रॉन, विदड्रॉ कर लिया, अमाउंट, वो अमाउंट जो हमने विदड्रॉ कर लिया, और टेकन या फिर ले लिया बाय द ओनर, किसने ले लिया, ओनर ने ले लिया, फॉर पर्सनल यूज़, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको हम क्या कह देते हैं, ड्राइंग्स कह देते हैं। तो जब मैं रिकॉर्डिंग करूँगा अकाउंट में, तो वहाँ पर मैं क्या लिखूँगा कि भाई ये तो ड्राइंग है, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये ड्राइंग है। ये डिडक्ट हो जाता है फ्रॉम कैपिटल, डिडक्ट मतलब कम हो जाता है, घट जाता है, किससे, कैपिटल से। तो यदि शुरू में मेरी कैपिटल 80,000 प्लस 20 1 लाख थी, तो अब कैपिटल कितनी बच गई, कैपिटल कितनी बच गई, 90,000 बच गई। क्यों, क्योंकि मैं 10,000 निकाल चुका हूँ, विड्रॉ कर चुका हूँ अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो इसीलिए वो जो पर्सनल यूज़ के लिए मैंने निकाला है, उस अमाउंट को कहते हैं भाई ड्राइंग्स है, वो 10,000 रुपये की ड्राइंग कर ली मैंने। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, पांचवा है लाइबिलिटीज। अब भैया लाइबिलिटीज क्या होती हैं, यदि सिंपली बोलूँ तो लाइबिलिटीज कुछ नहीं होती हैं,
मतलब कुछ तो होती हैं बट कुछ नहीं होती हैं। अच्छा, हम बिज़नेस दोबारा से बना लेते हैं। सपोज़ करो ये राजा डिजिटल सेंटर, ये अपना वही बिजनेस है, ठीक है। और ये हमारे ओनर भाई, ये है ओनर, ये है बिजनेस, ठीक है। तो बिजनेस और ओनर, इसको हमेशा ध्यान में रखना कि भाई ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। नाउ जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो किसके लिए टर्म बना है? वो बिजनेस के लिए बना है, वो हमारे लिए नहीं है, ओनर के लिए नहीं है। ये सारे टर्म बिजनेस के लिए है। तो आपको पता होना चाहिए कि लाइबिलिटीज़ किसके लिए बना है? बिजनेस के लिए बना है। तो बिजनेस के लिए कुछ चीज़ें लाइबिलिटीज़ होती हैं। लाइबिलिटीज़ से ही जुड़ा एक वर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। जिम्मेदारी मतलब कि भाई कोई चीज़ है वो आपको किसी को पे करना है। पैसा है, आपने किसी से 10 रुपये उधार ले लिए, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, आप 10 रुपये वापस करो उसको भैया, ठीक है। तो इसी तरीके से जो बिजनेस है उसने किसी से उधार लिया, लोन ले लिया, ठीक है। जब भी बिजनेस किसी बाहर के लोग से लोन लेता है तो उसको हम लोन कहते हैं, मतलब उधार लेता है तो लोन कहते हैं। यदि वो ओनर से ही उधार ले रहा है तो उसको क्या कहते हैं? कैपिटल। क्या कहते हैं? कैपिटल। हाँ जी, कैपिटल क्या होता है? वो पैसा होता है जो बिजनेस उधार पे ले रहा होता है ओनर से, उसी को कैपिटल कहते हैं। तो उसका मतलब कैपिटल एक ना एक दिन वापस करना पड़ेगा उस बिजनेस को, ओनर को। इस बिजनेस को जो भी कैपिटल ये ले रहा है ओनर से 1,00,000 रुपया, ये एक दिन इसको वापस करना पड़ेगा। तो जो कैपिटल है 1,00,000 रुपये का, वो क्या है बिजनेस के लिए? एक जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी। कैपिटल क्या है? एक लाइबिलिटी। किसके लिए? बिजनेस के लिए। देखो लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी उस अमाउंट को कहते हैं, उस अमाउंट को कहते हैं जो कि पेबल होता है, जो पे करना ही पड़ेगा बाय बिजनेस। कौन पे करेगा जी? बिजनेस करेगी, ओनर थोड़ी करेगा भाई। बिजनेस यदि बिजनेस कर रहा है तो ऑब्वियसली बिजनेस ही पे करेगी। तो लाइबिलिटीज़ क्या है? जिम्मेदारी है, मतलब एक अमाउंट है, ठीक है। अमाउंट पेबल बाय बिजनेस, ऑब्लिगेशन, ठीक है। यहाँ देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। ऑब्लिगेशन को हिंदी में जिम्मेदारी कहते हैं। तो ऑब्लिगेशन है जी टू पे इन फ्यूचर। कब पे करना है? फ्यूचर में, अभी नहीं करना, फ्यूचर में पे करना है, फुटूरे में मतलब फ्यूचर में, ठीक है। तो फ्यूचर में पे करना है। जितनी भी अमाउंट, जितना भी पैसा एक बिजनेस को फ्यूचर में किसी को दूसरे को पे करना है, वो सब उसका लाइबिलिटी है, वो सब उसका लाइबिलिटी है। क्लियर है? वो सारी उसकी जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। नो, ये जिम्मेदारी या तो इंटरनल हो सकती है, एक्सटर्नल हो सकती है। मतलब या तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी या फिर लाइबिलिटी इंटरनल होगी, अंदर के लोगों के लिए होगी, जैसे ओनर, ठीक है। तो वो ओनर से क्या लेता है? कैपिटल लेता है। 1,00,000 रुपये ले रहा है तो उसको हम कैपिटल बोल रहे हैं। ले तो उधार ही रहा है ना, तो उधार जो पैसा ले रहा है उसको वापस करना पड़ेगा। वो कैपिटल जो उसने ले रखा है उसको वापस करना पड़ेगा एक दिन। तो इसीलिए कैपिटल को क्या कहते हैं? हम लाइबिलिटी कहते हैं। कैसी लाइबिलिटी? इंटरनल, कि भाई अंदर के लोगों को देनी है, ये अंदर के लोगों को पे करने वाली जिम्मेदारियां हैं बिजनेस के लिए। दूसरा होता है एक्सटर्नल, बाहर के लोगों के लिए, आउटसाइडर। जैसे लोन ले लिया, बाहर के आदमी से उधार लिया तो उसको हम लोन कहते हैं, अंदर के आदमी से उधार लिया तो उसको कैपिटल कहते हैं, सीधी बात, ठीक है। अंदर का आदमी मतलब ओनर है, ओके कूल। अब हमने क्या किया है? हमने जो लाइबिलिटीज़ है उसको क्लासीफाई कर दिया, उसको कैटेगरी में बांट दिया है। कैसी कैटेगरी सर? अच्छा, दो ही कैटेगरी है। कितनी कैटेगरी है? 2 ही कैटेगरी है। मतलब जो एक बिजनेस की जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइबिलिटी है, वो 2 ही कैटेगरी में है, ठीक है। या तो वो जिम्मेदारी उसको 1 साल में ख़त्म करनी है, या फिर 1 साल से ज़्यादा भी वो ले सकता है उस जिम्मेदारी को ख़त्म करने के लिए। या तो वो लाइबिलिटी 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगी, या फिर 1 साल से ज़्यादा तक वो चलती रहेगी, मतलब 5 साल 10 साल तक वो जिम्मेदारी, लाइबिलिटी उसकी बनी रहेगी। 10 साल बाद वो पे कर सकता है, लाइबिलिटी कंप्लीट हटा सकता है, ठीक है। तो 2 ही है एकदम, ठीक है। एक होता है करंट, एक होता है नॉन करंट। करंट मतलब सुनता ही झटका लगे, ओह इसी साल पे करना है, तो करंट लगेगा। क्या लगेगा? करंट लगेगा, ठीक है। तो करंट लाइबिलिटी मतलब वो लाइबिलिटी जो 1 साल के अंदर पे करनी है। मतलब हो सकता है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, लेकिन 12 महीने से पहले ही वो लाइबिलिटी ख़त्म करनी पड़ेगी। हो सकता है कोई शॉर्ट टर्म लोन हो, क्या हो? शॉर्ट टर्म लोन। जैसे 12 महीने का कोई लोन ले लिया जी किसी से, बिजनेस ने, कोई बिजनेस है उसने लोन ले लिया 12 महीने का, तो उसको 12 महीने में पे करना पड़ेगा। तो उस लोन को क्या कहेगा? क्या कहेगा? करेंट लाइबिलिटी कहेगा। क्या कहेगा? करेंट लाइबिलिटी कहेगा। यदि वही लोन उसने 2 साल के लिए ले लिया,
नॉन करेंट, अरे अभी थोड़ी झटका मिल रहा है जी, अभी थोड़ी करंट लग रहा है, आराम से 2 साल बाद पे करेंगे ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इसीलिए नॉन करेंट मतलब जिसको सुन के करंट ना लगे, ओके। तो 2 साल का लोन यार मज़े में चुकाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉन करेंट लायबिलिटी है, हट दूर रहे। करंट लायबिलिटी पहले ख़त्म करूँगा मैं, मेरी जो करंट जिम्मेदारियाँ वो पहले ख़त्म होगी, ठीक है। तो 2 तरीके से क्लासीफाइड है, करंट और नॉन करेंट लायबिलिटीज़। हमने क्लासिफिकेशन बंटवारा कर दिया है जी, जितनी भी जिम्मेदारी उनका बंटवारा कर दिया है। क्लियर है? ओके, बढ़िया सर। अच्छा अब आ जाओ छठे पे, एसेट्स। ये क्या हो गया, एसेट्स। ये एसेट्स क्या होता है? अरे कुछ नहीं होता, संपत्ति होता है। एसेट क्या होता है? संपत्ति। लायबिलिटी का एकदम उल्टा, लायबिलिटी जो पैसा पे करना है, एसेट जो पैसा हमारा है भैया, हमारा। मैंने एक कंपनी खोली, ठीक है, मेरे शॉप में दुकान में टेबल है, मेरा है भाई, बिजनेस का टेबल है। किसका है? इस दुकान में कोई भी टेबल लगा है, बिजनेस का टेबल है, एसेट। बिजनेस की कुर्सी है, एसेट। बिजनेस की अलमारी है, एसेट। बिजनेस का एसी है, एसेट। सब कुछ एसेट। क्यों? क्योंकि इसका एक मॉनेटरी वैल्यू है, उसको पैसों में तोला जा सकता है, और बिजनेस का है, मेरा है, मेरा नहीं है मतलब बिजनेस का है। ओनर तो खैर ओनर है, वो तो काम करता है बिजनेस के लिए, नौकर है वो तो बिजनेस का, ठीक है। बट स्टिल बिजनेस की जितनी भी चीज़ें होंगी, जैसे प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द एंटरप्राइज, एंटरप्राइज मतलब बिजनेस, प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस, जितनी भी प्रॉपर्टी है जो बिजनेस ओन करती है, ओन मतलब उसका है, उसका हक है, ठीक है। या तो ये मनी होगा या फिर मनी की वैल्यू में होगा। मतलब हो सकता है बिजनेस के पास 50,000 रुपये पड़े हैं, साथ में एक गाड़ी है जो कि 20,000 रुपये की है, साथ में एक एसी है जो कि 10,000 रुपये की है। कितने हो गए? 50, 20, 70, 80,000। तो 80,000 उसका एसेट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब उसका है, ठीक है। सपोज करो 20,000 रुपये का चेयर टेबल सब कुछ है, तो टोटल 1,00,000 रुपये का क्या है? एसेट है। क्या है? एसेट है। वो सब बिजनेस का क्या है? एसेट है। क्लियर है? अब ये जो एसेट्स हैं वो भी दो मतलब 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। हमने 3 टाइप्स में बांट दिया एसेट्स को, ठीक है। जितना भी एसेट होता है, जितना भी संपत्ति होता है एक बिजनेस का, उसको हमने 3 टुकड़ों में बांट दिया है। हमने अपनी सहूलियत के लिए, समझने के लिए कि ठीक है भैया क्या क्या एसेट है उसको समझ लेते हैं। ओके, सबसे पहला आता है आपका नॉन करेंट एसेट। क्या आता है? नॉन करेंट एसेट। अब आपको पता चल गया होगा, करेंट का मतलब होता है 1 साल और नॉन करेंट का मतलब होता है 1 साल से ज़्यादा, ठीक है। ये इनका एक्चुअल मीनिंग है। नॉन करेंट का मतलब क्या होता है? 1 साल से प्लस, और करेंट का मतलब होता है 1 साल से कम। इसका मतलब होता है 1 साल से ज़्यादा, ठीक है। नॉन करेंट 1 साल से ज़्यादा, करेंट मतलब 1 साल से कम, ये इनका एक्चुअल मीनिंग होता है। नाउ अब एसेट्स जो है वो नॉन करेंट हो सकती हैं। नॉन करेंट एसेट का मतलब क्या हुआ? वो एसेट्स जो कि 1 साल के अंदर अंदर ख़त्म ना हो, वो एसेट्स जो कि 1 साल के अंदर अंदर ख़त्म ना हो, लंबे समय तक टिकी रहे, ठीक है। लंबे समय मतलब वो बेचने के लिए नहीं होती भैया। और जो करंट एसेट होता है वो बेचने के लिए होता है, ठीक है। जैसे करंट एसेट में आपके हो सकते हैं स्टॉक, जैसे स्टेशनरी का यदि आपका दुकान है तो आपके पास नोटबुक्स है, पेन है, कॉपी किताब कलम, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या है? बेचने के लिए। 1 साल के अंदर अंदर आपको निकालना है, भाग 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 जा, 1 साल के अंदर भगाना है आपको, ठीक। क्यों? ताकि पैसा आ सके, ठीक है। तो उसको आप कहोगे करंट एसेट। मतलब है तो आपकी ना संपत्ति, भले ही बेचना है लेकिन है तो आपका ना, 1 साल के अंदर ख़त्म करना है, तो इसलिए हम करंट कह रहे हैं। कुछ होती हैं जो 1 साल के अंदर ख़त्म नहीं करना, एसी, टेबल, फ्रिज, कुछ भी लगा है आपके दुकान में, वो सब 1 साल के अंदर ख़त्म थोड़ी करना है आपको, वो बेचने के लिए थोड़ी है। तो इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं? नॉन करेंट एसेट। जो बेचने के लिए, जो मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए 1 साल के अंदर अंदर करेंट एसेट, जो कि लंबे समय तक टिकी रहेगी लॉन्ग टर्म, वो नॉन करेंट एसेट, ठीक है। क्लियर है? ओके। जो नॉन करेंट एसेट होती है ना, वो 2 भाग में बांट दिया, 2 टुकड़ों में क्लासीफाई कर दिया है, ठीक है। कुछ नहीं है जी। अब सपोज करो मेरे पास एसी है, टेबल है, ठीक है। एसी है और टेबल है, एसी है और टेबल है। क्या इनको छू सकते हैं? हाँ सर, छू तो सकते हैं। तो इसका मतलब ये टेंजिबल है। टेंजिबल को हिंदी में कहते हैं जिसको आप छू सकते हो, जिसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। क्या हो? फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, भौतिक रूप हो,
जो भी चीज़ भौतिक है, जैसे ये सच में है तो इसलिए मैं इसको छू पा रहा हूँ, है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, मार्कर को टेंजिबल मार्कर है। बोर्ड छू पा रहा हूँ, बोर्ड टेंजिबल है, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें छू सकते हो, एसी टेबल लगा हुआ है मैं छू सकता हूँ, मेरे शॉप में लगा हुआ है, तो इसीलिए ये मेरा क्या है, टेंजिबल नॉन करेंट एसेट। मतलब एसेट तो है बट कौन सा, नॉन करेंट एसेट है। क्यों? क्योंकि वो लंबे समय तक टिकेगा जी। नॉन करेंट में भी कौन सा है, टेंजिबल। क्यों? क्योंकि मैं इसको छू सकता हूँ, देख सकता हूँ, टच कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कोई ज़मीन है मेरी, छू सकता हूँ ऑब्वियसली, बिल्डिंग है मेरा, एसी है, टेबल है, कुछ भी है, तो ये सब छू सकते हैं। और बिजनेस का है। दूसरा इंटेंजिबल, जिसको आप छू नहीं सकते। हाँ, बिजनेस के ऐसे भी एसेट्स होते हैं जिनको आप छू नहीं सकते। जैसे कोई सॉफ्टवेयर है, भैया आपने कोई सॉफ्टवेयर खरीदा, जैसे हम लोग फोटोशॉप खरीदते हैं, हम लोग एडिटिंग सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, काइनमास्टर, मैं काइनमास्टर खरीदता हूँ, ठीक है, तो साल का एक सब्सक्रिप्शन फ़ी रहता है, तो वो मेरा एक सॉफ्टवेयर है, तो वो क्या है, मेरा एसेट ही है। क्यों? क्योंकि मैं उसका यूज़ करके पैसा कमाने वाला हूँ, मॉनेटरी वैल्यू है उसकी, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो इंटेंजिबल है। क्यों? क्योंकि उसको मैं छू नहीं सकता और देख भी नहीं सकता, सिर्फ यूज़ कर सकता हूँ सॉफ्टवेयर को, ठीक है। ट्रेडमार्क हो गया, ट्रेडमार्क मतलब होता है कि कोई आपका बिजनेस का लोगो है, उसको आपने रजिस्टर करा लिया अपने नाम पे। अब उस लोगो की वैल्यू जो है, कितने में भी आप उसको बेच सकते हो, आप 20,000 में बेच सकते हैं, 20 लाख में भी बेच सकते हो। इस लोगो को, लोगो की बहुत वैल्यू होती है, ठीक है, उसको हम ट्रेडमार्क कहते हैं। तो ये सब इंटेंजिबल, इसको छू नहीं सकते, लेकिन आपका है, इसको बेच के आप पैसा कमा सकते हो। कोई भी चीज़ जिसको आप बेच के कमा सकते हो पैसा, उसको इंटेंजिबल कहते हैं। जैसे मेरे को यदि एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, मैं अब एडिटिंग करना छोड़ रहा हूँ जी, मैं वो क्या कर सकता हूँ भाई, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन बचा है, किसी को बेच दूंगा, पैसा ले लूँगा। क्लियर? ओके, ये दो चीज़ तो आपको समझ आ गई। ओके सर, वेरी गुड। ये क्या चीज़ है, फिक्शिशियस एसेट। फिक्शिशियस एसेट, तो ये जो फिक्शिशियस एसेट है, ये बड़ी बड़ी कंपनियों के केस में काम आती है। फॉर एग्जांपल मान लो कैडबरी, क्या ले लिया हमने, कैडबरी एक चॉकलेट कंपनी और बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। ये क्या करती है, एड्स, एडवर्टीजमेंट करती है। क्या करती है, टीवी एड्स करती है। तो टीवी एक टीवी ऐड बनाने में 1 करोड़ का खर्चा आ जाता है। कितना? 1 करोड़ का खर्चा आ जाता है। मतलब उसने एक बार में ही 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। लेकिन ये जो ऐड उसने चलाया, वो 10 साल के लिए एग्रीमेंट कर लिया कि 10 साल तक टीवी पर चलता रहेगा, ठीक है। तो उसने 1 करोड़ का खर्चा तो कर दिया, लेकिन इस 1 करोड़ को 10 साल में बांटेंगे तो कितना आएगा, 1 साल का 10 लाख बन रहा है। 1 साल का 10 लाख बन रहा है। मतलब 1 साल में सिर्फ 10 लाख रुपए का खर्चा है। बाकी का जो 90 लाख का खर्चा है वो अगले 9 साल में होगा। भले उसने पेमेंट 1 करोड़ दे दी है, लेकिन 1 साल में वो कितना फ़ायदा उठा रहा है, सिर्फ 10 लाख का फ़ायदा उठा रहा है। और बाकी बचा हुआ जो 90 लाख है वो अगले 9 साल तक चलते रहेंगे। मतलब उसने पेमेंट तो कर दी है, लेकिन अभी फ़ायदा कितने का उठाया, सिर्फ 10 लाख का, कि भाई 1 साल ख़त्म हो गया है, ठीक है। अभी 9 साल तो बचे हुए हैं ना, 9 साल तक और टीवी पे ऐड आएगा उसका, ठीक है। तो टीवी पे ऐड आएगा तो उसका एडवर्टीजमेंट होगा, लोग खरीदेंगे, तो एक वैल्यू ऐड हो रहा है, ठीक है, उसका चॉकलेट खरीदेंगे। तो ये जो 90 लाख बच गया है 9 साल का, इसको आप कहते हो फिक्शिशियस एसेट। फिक्शिशियस क्यों कहते हैं, क्योंकि फिक्शनल है। क्या है, फिक्शनल। क्यों? क्योंकि भैया 1 करोड़ तो खर्च हो चुका है पहले ही। ये 90 लाख एक फिक्शनल एसेट है। क्यों? क्योंकि ये 90 लाख अभी यूज़ नहीं हुए, अभी 9 साल बचा हुआ है, 9 सालों में ये यूज़ हो रहा होगा, हर साल 10-10 लाख यूज़ हो रहा होगा। पे मैं भले ही कर चुका हूँ, लेकिन ये जो 90 लाख रुपए है वो अगले 9 सालों में यूज़ हो रहा होगा। तो ये 90 लाख मेरा एक फिक्शनल एसेट है, जिसको मैं मान के चल रहा हूँ अभी 90 लाख मेरे पे पड़े हैं, जो कि यूज़ हो रहा होगा अगले 9 सालों में, ठीक है। तो ऐसे खर्चों को कहते हैं हम फिक्शिशियस एसेट्स, जो कि फिक्शनल है। उसको अभी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा नहीं है कि भाई 1 करोड़ खर्च हो ही चुका है पूरा, ठीक है। भले ही हम पैसा दे चुके हैं, बस लिखा नहीं है। हमने लिखा कितना है, 10 लाख। यदि 2 साल हो गया तो 20 लाख लिखेंगे, ठीक है। लेकिन पे तो हम पूरा कर चुके हैं। तो ऐसे एसेट्स को फिक्शनल कहते हैं कि भाई हाँ ठीक है अंदर की शांति के लिए वो है, अपना ही एसेट है, ठीक है। तो इस तरीके से एसेट्स 3 टाइप के होते हैं। 7th है हमारा रिसीट्स। रिसीट्स का मतलब होता है मिलना। क्या होता है, मिलना। कोई भी चीज़ आपको मिल रही है, रिसीट। कोई भी चीज़ आपको मिल रही है, रिसीट। चीज़ मतलब पैसा, कोई भी पैसा आपको मिल रहा है वो रिसीट होता है, ठीक है। टोटल अमाउंट रिसीव्ड, मतलब टोटल अमाउंट जो भी आपको रिसीव हो रहा है, मिल रहा है, या फिर रिसीवेबल है। रिसीवेबल का मतलब होता है वो अमाउंट जो आपको फ्यूचर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा,
फ्यूचर में मिलेगा। रिसीट्स मतलब जो आपको मिल रहा है अभी प्रेजेंट में, रिसीवेबल मतलब फ्यूचर में मिलेगा, लेकिन मिलेगा ना वो भी आपकी रिसीट ही है, ठीक है। तो रिसीट का मतलब मिलना, कोई भी अमाउंट आपको मिल रहा है तो उसको आप रिसीट कहते हो। इसको हमने दो कैटेगरी में बांट दिया जी, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। कुछ नहीं है, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट का मतलब हो गया वो चीज़ जो आप नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन के थ्रू कमा रहे हो, आपके पास पैसा आ रहा है। नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है कि भाई सामान्य कुछ एक्टिविटीज़ जो आपका बिजनेस करता है। जैसे आपके बिजनेस का काम है बुक्स बेचना, आपने बुक्स बेची, पैसा मिला। सॉरी गाइस, फ़ोन बंद हो गया था, ठीक है। जो जोश में हमने सब कुछ पढ़ा दिया, बाद में पता चला फ़ोन बंद हो गया। तो हम लोग कल कहाँ पर थे, देखो रेवेन्यू रिसीप्ट, आपने भाई बुक बेचा और आपको पैसा मिल गया तो रिसीट हो गया। लेकिन कोई कह रहा है कि भाई मैं उधारी में ले जा रहा हूँ, आपको ना मैं 1000 रुपये कल परसों में देता हूँ, आज पैसे नहीं हैं, तो फिर वो रिसीवेबल हो जाएगा क्योंकि वो फ्यूचर में आपको मिलेगा 1000 रुपये, ठीक है। तो अभी मिल गया तुरंत तो रिसीट, फ्यूचर में मिलेगा तो रिसीवेबल। क्लियर है? ओके गुड। तो ये तो हो गया सेल ऑफ गुड, कि आपने सामान बेचा कुछ। गुड मतलब होता है सामान, ठीक है, वस्तु। कभी कभी आप सर्विस देते हो, जैसे सैलून वगैरह यदि आप चला रहे हो, ठीक है, तो बाल कटाने के 100 रुपये लग रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप सर्विस दे रहे हो, कुछ बेच नहीं रहे हो। तो जब भी हम सर्विस देते हैं तो उसको हम रेंडर कहते हैं। सामान बेचा तो सेल, सर्विस बेचा तो रेंडरिंग, ठीक है, रेंडर, कि भाई हमने सर्विस रेंडर किया, उसको सर्विस दी है। ओके क्लियर है? तो यदि आप सर्विस रेंडर कर रहे हो तब आपको पैसा मिल रहा है 100 रुपये, या फिर वो कह रहा है भाई मैं बाल कटा लेता हूँ अभी, आप पैसे ना 2 दिन में ले लेना, तो रिसीवेबल हो जाएगा। तुरंत पैसा दे दिया तो रिसीट हो जाएगा। क्लियर? तो ये होता है रेवेन्यू रिसीट, कि भाई नॉर्मल जो हमारा काम है वो करके ही पैसा हमने कमाया। दूसरा होता है कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट का मतलब क्या हो गया कि भाई ये हमारा नॉर्मल काम नहीं होता, हमने कैपिटल बेच के पैसा कमा लिया। मैं ओनर हूँ, मैंने एज एन ओनर एक प्रिंटर दिया इस बिजनेस को कि भाई तू प्रिंटर का यूज़ कर, मशीन का यूज़ कर और कमा। अब इसने कमाया अच्छा खासा, 1 महीने बाद मशीन ख़राब हो गई तो उसको मशीन बेचनी पड़ी सस्ते में, 20 की जगह उसने 10 में बेच दी और कमा लिया जी पैसा। लेकिन क्या ये उसका रोज़ का काम है? नहीं भैया, रोज़ का काम नहीं है। रोज़ का काम होता तो रेवेन्यू रिसीट कहते हैं इसको, ये तो इसका कैपिटल बेच के पैसा आया है, तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, कैपिटल रिसीट कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये रेवेन्यू वाला काम नहीं है इसका, ये रेवेन्यू कमाने का तरीका नहीं है इसका, तो इसलिए हम इसको कैपिटल रिसीट कहते हैं, अलग से इसको लिखा जाता है। क्लियर है? तो ये होता है आपका कैप। सपोज करो आप उसने प्रिंटर बेच दिया, 10,000 रुपये में बेचा, उसने कहा यार 5,000 तो अभी ले लो तुम और 5,000 फ्यूचर परसों देता हूँ मैं, तो 5,000 रिसीट है और बचे हुए 5,000 रिसीवेबल है, जो पैसा आपको फ्यूचर में मिलेगा। क्लियर है? तो ये होता है रिसीट। एंड एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं, इसका पार्ट 2 हम बनाएंगे। पार्ट 2 में जो भी बची हुई हैं 7-8 टर्मिनोलॉजी टर्म्स, वो सब हम कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। एंड या आई होप आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।